दोस्तों नमस्कार। और बताइए क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छा हूं। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। निम्नलिखित में से कौन भौतिकवाद यानी कि फिजिसिस्ट उत्प्लावन बल यानी कि बायोन फोर्स की अस्तित्व की व्याख्या किया। उत्प्लावन बल की खोज किसने की। सवाल ये कह रहा है कौन से वो फिजिसिस्ट थे। तो वो थे आर्किमिडीज। आर्किमिडीज सिद्धांत ये आपको याद रखना होगा। जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह वस्तु अपने ऊपर की दिशा में एक बल अनुभव करती है। अब कितना बल अनुभव करती है, जितना द्रव या फिर बोलो जितना तरल उसने हटाया है उसके भार के बराबर। अब ये सारी चीजें जो है ना, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। लैक्टोमीटर जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करता है, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर ही काम करता है। हाइड्रोमीटर जो द्रवों के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर ही काम करता है। और पनडुब्बियां जो होती है वो तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर काम करती ही है। वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। वृषण यानी कि टेस्टिस मिलेगा मेल में। संख्या में होते हैं ये 2 और ये दोनों ही टेस्टिस होते हैं स्क्रोटम में। स्क्रोटम यानी कि वृषण कोश। स्क्रोटम संख्या में 1 है, टेस्टिस संख्या में 2 है। तो जब एक लड़का पहुंचता है प्यूबर्टी पे, प्यूबर्टी बोल सकते हो लड़कों में 13-14 साल की उम्र से प्यूबर्टी जो है स्टार्ट होता है, तब इसके टेस्टिस से ये हार्मोन का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, स्राव स्टार्ट हो जाता है। या तो ये लिख कर आ जाएगा या फिर लिख करके आ जाएगा एंड्रोजन। एंड्रोजन जो है कई सारे हार्मोनों का समूह है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। तो जब ये एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन स्टार्ट होता है इस उम्र से, तब लड़के के अंदर काफ़ी सारे उनके बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। सबसे पहला तो ये कि स्पर्म का बनना स्टार्ट हो जाता है। स्पर्म प्रोडक्शन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन जो है स्टार्ट हो जाता है। लिंग का साइज बड़ा हो जाता है। जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ पे बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं, दाढ़ी मूछें ये सारे आने स्टार्ट हो जाते हैं। आवाज़ जो है भारी हो जाती है, कंधा चौड़ा हो जाता है। ये सारे बदलाव आते हैं प्यूबर्टी से, यानी कि इस उम्र से, क्योंकि ये हार्मोन का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बात करें लड़कियों के अंदर, तो उसमें भी प्यूबर्टी जो है लड़कों से पहले स्टार्ट हो जाता है। यहाँ बोल सकते हो आप कि 11-12 साल की उम्र से प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है। जनरली हो जाता है, किसी में इससे पहले या थोड़ा लेट भी हो सकता है। उस समय इसके अंडाशय से जो कि संख्या में 2 होते हैं, ये हार्मोन का सिक्रीशन स्टार्ट होता है। उस समय लड़कियों में जो चेंजेस आते हैं, उसके स्तन का साइज बड़ा हो जाना, प्राइवेट पार्ट्स पे बाल आना, जो बॉडी है ऑयली हो जाना, हिप का साइज इंक्रीज कर जाना, ये सारे बदलाव आते हैं। इस हार्मोन के सिक्रीशन के कारण मासिक चक्र का स्टार्ट हो जाना प्यूबर्टी के बाद से ही होता है। तो उसके लिए ये हार्मोन जिम्मेवार है। तो ये सारे जो बदलाव हैं इसे हम बोलते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। लड़कों में टेस्टोस्टेरोन के कारण, लड़कियों में एस्ट्रोजन के कारण। हीरे में कार्बन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपरूप हैं। हीरे में कार्बन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है हीरा और ग्रेफाइट में जो भी अंतर है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम जो है अक्सर यहाँ से आते रहते हैं अलग अलग एग्जामों में। हीरा में देखो, प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से आबंधित होता है। अगर हम कार्बन की बात करें तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। बाह्यतम कोश में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीरा के अंदर क्या होता है कि जो बाह्यतम कोश के 4 इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे बिजी हो जाते हैं अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ। इसीलिए इसके बाह्यतम कोश में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। जबकि ग्रेफाइट में क्या होता है कि बाह्यतम कोश में जो 4 इलेक्ट्रॉन है 3 अन्य कार्बन के साथ बिजी हो जाते हैं, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन जो है उनका फ्री रह जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन जो है फ्री रह जाता है। बाह्यतम कोश में 1 मुक्त इलेक्ट्रॉन रह जाता है, यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण जो है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक हो जाता है। ये विद्युत का चालन करने लग जाता है, जबकि इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये विद्युत का कुचालक होता है। देखिए चालक में ना, जो चालक है, जो कंडक्टर है, ये विद्युत का चालन इसीलिए कर पाता है क्योंकि इनमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनमें होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम तरल की बात करें तो कोई भी तरल विद्युत का चालन तब करेगा जब उनमें होंगे आयंस। अगर आयंस नहीं है तो वो विद्युत का चालन तरल नहीं कर पाएगा। कोई धातु है, चालक है, वो विद्युत का चालन इसलिए कर पाता है क्योंकि उनमें होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ग्रेफाइट के केस में 1 मुक्त इलेक्ट्रॉन है जिसके कारण ये विद्युत का सुचालक हो जाता है। हीरा के पास नहीं है तो ये विद्युत का कुचालक रहता है। जो इसकी संरचना होती है हीरा की, डायमंड की, वो 3 डायमेंशनल होती है, जबकि इसका 2 डायमेंशनल। एक ही तल में ये संरचना पाई जाती है और ये षटकोणीय होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है और ये देखो चिकना है, फिसलनदार है। दोनों कार्बन का शुद्ध रूप है, अपरूप है। भौतिक गुण में देखो कितना अंतर है। ये कुचालक है, ये सुचालक है। ये कठोर है, दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है, जबकि ये चिकना फिसलनदार है। तो भौतिक गुण में काफी अंतर है, लेकिन रासायनिक गुण दोनों के समान ही होंगे क्योंकि दोनों शुद्ध रूप से तो कार्बन ही है।
इसीलिए रासायनिक गुण दोनों के समान होंगे। तो ये अंतर जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? देखिए जो शाकाहारी जानवर होते हैं, जो आपके शाकाहारी जानवर होते हैं, जो केवल प्लांट्स खाते हैं, उनमें जो छोटी आंत की लंबाई होती है वो अधिक होती है। कारण है सेलुलोज को पचाना। सेलुलोज को पचाने के लिए छोटी आंत की लंबाई जो है अधिक होती है, क्योंकि सेलुलोज को पचने में टाइम लगता है। और हम मनुष्यों की अगर बात करें, ह्यूमन, तो क्या ह्यूमन इस सेलुलोज को पचा पाएगा? नहीं पचा पाएगा। हम ह्यूमंस जो है सेलुलोज को नहीं पचा पाते हैं। हमारे लिए सेलुलोज है इंपॉर्टेंट, लेकिन हम पचा नहीं पाते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं जो इस सेलुलोज को पचाने वाला एंजाइम सीक्रेट करे। इन सारे जानवरों के अंदर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो सेलुलोज को पचाने के लिए एंजाइम सीक्रेट करते हैं। सेलुलोज को पचाने वाला जो एंजाइम होगा उसे हम लोग सेल्यूलेज बोलेंगे। तो ये एंजाइम जो है हमारे बॉडी के अंदर नहीं बनता। पदार्थ जिसका कोई निश्चित आकार नहीं, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन है, यानी अगर हम आकार की बात करें, शेप की बात करें, तो ये फिक्स्ड नहीं है, ये फिक्स्ड नहीं है। लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात करें, आयतन की बात करें, तो ये फिक्स्ड है। तो ये प्रॉपर्टी जो है, ये जो खासियत है, ये तो हम बोलते हैं लिक्विड के लिए। और जो ठोस है उसमें आकार आयतन दोनों निश्चित है। जो द्रव है उसमें आकार निश्चित नहीं है लेकिन आयतन निश्चित है। जो गैस है दोनों अनिश्चित है, आकार भी आयतन दोनों। तो देख लो इसमें लिक्विड कौन है, तरल कौन है? स्टील तो ठोस है, ये आंसर नहीं होगा। आर्गन गैस है, इसमें दोनों अनिश्चित है, इसमें दोनों निश्चित है, इसमें दोनों अनिश्चित है। मिट्टी का तेल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर है, सी हमारा राइट आंसर है। चीनी भी हमारा ठोस हो जाएगा, तो इसमें दोनों निश्चित होगा। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? जैसे ये एक फूल है, इसका जो मादा प्रजनन हिस्सा है ये है पिस्टिल। इसी पिस्टिल को हम लोग कार्पल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अंडप। अंडप भी बोलते हैं, स्त्री केसर भी बोलते हैं। कई सारे नाम है, सारे नाम एग्जाम में आते हैं। स्त्री केसर लिख करके आ जाएगा, या फिर अंडप लिख करके आ जाएगा, या फिर कार्पल लिख करके आ जाएगा, या फिर पिस्टिल लिख करके आ जाएगा। और ये जो पिस्टिल है इनके 3 हिस्से होते हैं, स्टिग्मा वर्तिकाग्र, स्टाइल वर्तिका, और ओवरी अंडाशय। तो ये तीनों जो है पिस्टिल के ही पार्ट्स हैं। और जो मादा प्रजनन हिस्सा है, यानी कि ये जो अंडप है, ये पुष्प के केंद्र में होता है। देख लो, ये पुष्प के केंद्र में है। ऐसे ही जो नर प्रजनन हिस्सा होगा उसे क्या बोलेंगे? तो उसे हम लोग पुंकेसर बोलेंगे। पुंकेसर इंग्लिश में बोलते हैं स्टेमेन। इनके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 हिस्से होते हैं। एंथर यानी कि परागकोश, जिसमें परागकण का निर्माण होता है, और यह फिलामेंट यानी कि तंतु। ये सेपल है यानी कि बाह्य दल, और यह है पेटल यानी कि दल, या फिर पंखुड़िया बोल सकते हो। हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे? कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा बोलते हैं, और कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति बोलते हैं। जो शक्ति है ये होता है वर्क अपॉन टाइम, कार्य बट्टे में समय, या फिर ऊर्जा बट्टे में समय। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा बोलते हैं ना, तो कार्य करने की दर जो है ना वो शक्ति है। ये दोनों जो ऑक्साइड्स हैं, किस तरह के ऑक्साइड्स हैं ये आपको बताना है। धातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं, वो क्षारीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड्स अम्लीय होते हैं। ये दोनों ऑक्साइड्स भी धातु के ही हैं, लेकिन ये दोनों जो ऑक्साइड्स हैं ये क्षारकीय भी होते हैं और अम्लीय भी होते हैं। इसलिए हम इन दोनों को उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ये अधातु के ऑक्साइड होने चाहिए थे अम्लीय, लेकिन ये उदासीन होते हैं, मतलब ना तो अम्लीय ना तो क्षारीय। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उभयधर्मी, डी हमारा राइट आंसर। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन से। काइटिन, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन की बनी होती है। सबसे ज्यादा ध्यान में आपको ये रखना है सेलुलोज। जो हायर प्लांट्स होते हैं ना, जो उच्च वर्ग के पादप होते हैं, उनमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन ये सारे होते हैं। लेकिन अगर शैवाल की बात करें तो उनमें हम बोलेंगे कि सेलुलोज की बनी होती है, मेनली सेलुलोज की बनी होती है। लिग्निन के जमाव के कारण पादप की कोशिका भित्ति कठोर हो जाती है। लिग्निन के जमाव के कारण जो है पादप की कोशिका भित्ति कठोर हो जाती है। जो आपके ये होते हैं स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, दृढ़ कोण जो उत्तक होते हैं, उनकी जो कोशिकाएं होती है खास करके उनमें जो है लिग्निन का जमाव हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन नहीं है पूछा है। कई सारे हैं ग्रीन हाउस गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, वाटर वेपर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, परफ्लोरोकार्बन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, ओजोन है। ये सारे ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस जो है इंपॉर्टेंट है पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए, लेकिन जरूरत से ज़्यादा अगर ये गैसेस हो जाती है हमारे वायुमंडल में तो क्या होगा? पृथ्वी का तापमान भी जरूरत से ज़्यादा हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर चमकदार वस्तु है? गैर चमकदार वस्तु, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। गैर चमकदार वस्तु हम लोग उसे बोलते हैं जो अपनी खुद की रोशनी के कारण नहीं चमकते, किसी और से प्रकाश लेते हैं और फिर चमकते हैं।
ठीक वैसे ही जैसे पैसा किसी और का और मजा कोई और मारे, प्रकाश किसी और का और चमके कोई और, तो वह गैर चमकदार वस्तु। इनमें से देख लो किसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, खुद का चमक नहीं है अपना, किसी और के प्रकाश से चमकता है। तो आप जानते हो चांद, चांद के पास अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से ये चमकता है। चांद, पृथ्वी, सारे ग्रह जो है सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जुगनू के पास अपना प्रकाश है, जगमगाता बल्ब स्विच ऑन करते हो तो बल्ब के पास भाई अपना प्रकाश है, जलती हुई मोमबत्ती के पास अपना प्रकाश है। अम्ल धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करते हैं, कौन सी गैस मुक्त करते हैं, एकदम दिमाग में एकदम छाप लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो धातु लवण बनता है, जल बनता है, और सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सी गैस मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। देखिए जब एक अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है ना, उस समय वहां भी सॉल्ट बनता है, लवण बनता है, लेकिन वहां पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया होता है तब। लेकिन जब अम्ल धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसका इस्तेमाल आग बुझाने के लिए किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, पृथ्वी की सतह पर उसी लड़के का भार होगा। चंद्रमा की सतह पर लड़के का भार, चंद्रमा की सतह पर लड़के का भार जो हो जाता है वो पृथ्वी की सतह पर जो लड़के का भार होगा उसका 1/6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जो है वो पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका 1/6 है। अब द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि जो भार बराबर है वो द्रव्यमान और गुने में गुरुत्वीय त्वरण होता है। अब चंद्रमा पे चले जाओ, बृहस्पति पे चले जाओ, मंगल पर चले जाओ, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो भार में जो भी कमी या बढ़ोतरी आएगा तो वो जी के कारण। अब देखो चंद्रमा पर लड़के का भार 300 न्यूटन है, 300 न्यूटन है, हमें चाहिए पृथ्वी पर इस लड़के का भार, तो 6 गुना हो जाएगा, 6 इंटू में 300, 1800 न्यूटन। बी हमारा राइट आंसर। भार का ऐसा मात्रक वही होगा जो बल का होगा। रक्त का कौन सा घटक है, कौन सा कंपोनेंट है जो भोजन जैसे कि ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। यानी कौन है ब्लड में कौन सा वो कंपोनेंट है जो कि भोजन जैसे कि ग्लूकोज है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आपके जो ये यूरिया होते हैं, जो भी नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य पदार्थ हैं उन सब का ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। ब्लड में जो प्लाज्मा है वो 55% है, और इस 55% में 90 से 92% पानी है, जल है। और इसी प्लाज्मा में जो आपके ये आरबीसी होते हैं, जो आपके ये डब्ल्यूबीसी होते हैं, जो आपके ये प्लेटलेट्स होते हैं, ये क्या होते हैं? निलंबित होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। तो प्लाज्मा में घुल करके ये सारे जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं। आंसर हमारा बी हो जाएगा। CH3COOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? ये फॉर्मूला किसका है? एकदम बढ़िया से याद रखना, किसका है? CH3COH। इसका जो IUPAC नाम है वो है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड। इसी को कहा जाता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल क्या होगा? ये आपका ऑक्जेलिक अम्ल। अगर मैं आपसे पूछूं जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं जैसे कि पेप्सी है, कोका कोला है, स्प्राइट है, ये सारे, उनमें कौन सी गैस भरी होती है? तो आप बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, और उसमें पानी भी होता है। पानी ही उसमें सॉल्वेंट है, विलायक है, और कार्बन डाइऑक्साइड विलय है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनता है कार्बोनिक एसिड। नाम देख लो ध्यान से, ये है कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। तो अगर आपसे पूछे कि पेप्सी, कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब जो होते हैं उनमें कौन सा अम्ल होता है, तो कार्बोनिक अम्ल होता है। ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मिक अम्ल क्या होता है? ये देख लो, ये है फॉर्मिक अम्ल, इसी को बोलते हैं मेथनोइक अम्ल। ये है एथेनोइक अम्ल और ये है मेथनोइक अम्ल, मेथनोइक एसिड। अब देखो ये कार्बोनिक एसिड है, और जो फिनॉल होता है ना, ये फिनॉल यानी जो बेंजीन है C6H6 होता है, तो इसमें आप H5 कर दो और यहां पर OH लगा दो, ये आपका फिनॉल है, फिनॉल। इसी को कहा जाता है कार्बोलिक अम्ल। ये अम्ल नहीं है, ये तो अल्कोहल है, लेकिन नाम में अम्ल है। कार्बोलिक, यहाँ L है, यहाँ N है, तो ये अंतर ध्यान में रखिएगा कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है। हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, एसिटिक अम्ल, जो कि सिरके में होता है। चंद्रमा की सतह पर G का मान पृथ्वी की सतह पर G के मान का 1/6 है। ये हम लोगों ने अभी भी देखा था थोड़ी देर पहले। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर इतना मीटर ऊंचा उछलता है तो चंद्रमा पर कितनी ऊंचाई उछल सकता है? पृथ्वी किसी वस्तु को या किसी भी लड़का को अपनी ओर जिस बल के साथ खींचेगी उससे 6 गुना कम बल के साथ जो है चंद्रमा अपनी ओर किसी वस्तु को खींचेगा, उससे 6 गुना कम बल के साथ। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो व्यक्ति है ये चंद्रमा पर
ज़्यादा ऊंचाई तक उछल सकता है उसी बल के साथ जिस बल के साथ पृथ्वी पर उछलता। तो इसके लिए आपको याद रखना है H इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू G। H है ऊंचाई, भाई जितना ज़्यादा G होगा उतना ही कम उछल पाएगा, जितना कम G होगा उतना ही ज़्यादा उछल पाएगा। तो अगर हम चंद्रमा पर जाते हैं तो G जो है 1/6 हो जाता है, 6 गुना कम हो जाता है, तो ऊंचाई जो है 6 गुना अधिक हो जाएगी, यानी 6 गुना अधिक ऊंचाई तक ये व्यक्ति उछल सकता है। तो 15 में हम क्या करेंगे, सॉरी 15 नहीं है 1.5 है, इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा, जो रेड है ये हो जाएगा ब्लू। कौन है इसमें जो ऐसा कर पाएगा, रेड को ब्लू कौन करता है, रेड को ब्लू जो है क्षार करता है और ब्लू को रेड जो है अम्ल करता है। तो लाल जो है नीला हो जाएगा, लाल नीला हो जाएगा। तो क्षार कौन है इसमें, आसुत जल का पीएच कितना होता है, 7 होता है, ये उदासीन होता है, ये आंसर तो नहीं है, अम्ल होगा नहीं, उदासीन विलयन होगा नहीं, सी हमारा राइट आंसर होगा। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है, प्रोस्टेट ग्रंथि मानव प्रजनन तंत्र का हिस्सा है, प्रोस्टेट ग्रंथि जो है मानव प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। ये जो लिंग है, ये जो लिंग है इसके जस्ट ऊपर है और ये जो मूत्राशय है इसके जस्ट नीचे है। तो मूत्राशय के नीचे मौजूद है, लिंग के ऊपर है, मूत्राशय के नीचे है। अंड कोशिका तो महिलाओं के अंदर एग है, गुर्दे का मतलब किडनी होता है। तो हमारा जो आंसर है इसमें सी हो जाएगा। आपने सुना होगा वैसेक्टमी, सुना है वैसेक्टमी, जिसे हम लोग पुरुष नसबंदी बोलते हैं, पुरुष नसबंदी। पुरुष नसबंदी में क्या किया जाता है, ये जो आपका होता है वास डिफरेंस, जैसे शुक्राणु जो है इसमें टेस्टिस में बना और फिर ऐसे चल करके इस वास डिफरेंस से चलते हुए यानी कि शुक्र वाहिका से चलते हुए इस मूत्र मार्ग से होते हुए ये ऐसे निकलता है। तो वैसेक्टमी में क्या किया जाता है कि ये वास डिफरेंस को ना यहाँ से काट दिया जाता है, काट करके यहीं पर ऐसे क्या किया जाएगा, बांध दिया जाएगा, काट करके यहीं पर ऐसे बांध दिया जाएगा। ऐसे ही महिलाओं में होता है ट्यूबेक्टमी। जो काम यहां पर किया गया शुक्र वाहिका के साथ वास डिफरेंस के साथ, वही काम जो है महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब के साथ किया जाता है। फैलोपियन ट्यूब यानी कि डिंब वाहिनी नलिका या फिर फैलोपियन नलिका। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है, वैसेक्टमी पुरुष नसबंदी, ट्यूबेक्टमी स्त्री नसबंदी। और ये जो है अस्थायी विधि है, ऐसा कर देने के बाद जो है महिला कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है और पुरुष कभी किसी महिला को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित चुने। टमाटर के सामने है टार्टरिक अम्ल। जो टार्टरिक अम्ल है ये इमली में पाया जाता है, ये जो ऑक्जेलिक अम्ल है ये टमाटर में पाया जाता है। तो आंसर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अमाशय से आपको मालूम होगा HCl का सिक्रेशन होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का नहीं होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, तो ये सही है। गोलीय दर्पण की परावर्तित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, यह है हमारा अवतल दर्पण, यह है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में जो परावर्तक सतह है ये अंदर की ओर वक्रित होता है, अंदर की ओर, बाहर से पॉलिस्ड। इसमें क्या होगा, अंदर की ओर पॉलिस्ड है और बाहर की ओर वक्रित है। दोनों ही केसेस में क्या होगा, जो परावर्तक सतह है उसके केंद्र को हम लोग बोलेंगे ध्रुव। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती, लिटमस पेपर का रंग तभी बदलेगा जब H+ आयन मिलेगा। अगर मान लो ये गैस जो है ये शुष्क है, अगर लिटमस पेपर अगर भीगा हुआ होता ना, उसमें पानी लगा होता तो भी कलर चेंज हो जाता, क्योंकि जैसे ही ये गैस जो है पानी के कांटेक्ट में आता खटाक से H+ दे देता, और जैसे ही H+ दे देता लिटमस पेपर का रंग जो है बदल जाता। लेकिन यहाँ पर लिटमस पेपर भी ड्राई है, ये गैस जो HCl है ये भी ड्राई है, तो कहीं से भी H+ हमें मिलने वाला नहीं है। तो क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर देखो H3O+ है, तो कुछ नहीं है, जैसे ये पानी है, इस पानी में हमने डाला मान लो HCl, तो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तुरंत से H+Cl- में टूट जाएगा। अब ये जो H+ है ना ये स्टेबल नहीं होता है, ये स्टेबल नहीं है, ये तड़पता रहता है किसी के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो जो जल के अणु है इसमें बहुत सारे, उसी के साथ क्या करेगा ना ये H+ कंबाइन कर लेगा और H3O+ बना लेगा। तो या तो सवाल में ये लिख करके आ जाएगा या फिर सीधा H+ दे देगा। इसे बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि ये भी ड्राई है और ये भी ड्राई है। और अम्ल जो है H+ देता है जलीय विलयन में, एक्वस सोल्यूशन में, और क्षार जो है OH- देता है जलीय विलयन में, एक्वस सोल्यूशन में। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है, तो ये सही है, बी हमारा राइट आंसर। हाइड्रा प्रजनन करता है, हाइड्रा जो है प्रजनन करता है, तो द्विविखंडन विधि से अमीबा प्रजनन करता है, पुनर्जनन विधि से प्लेनेरिया और हाइड्रा करता है, मुकुलन विधि से ईस्ट हाइड्रा ब्रायोफाइलम प्लांट है। विखंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगारा करता है जो कि हरा शैवाल है। बीजाणु समासंग यानी कि स्पोर फॉर्मेशन कवक, खास करके राइजोपस के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। मॉस जो कि ब्रायोफाइट है, फर्न जो कि टेरिडोफाइट है।
कायिक प्रवर्धन, अब कायिक प्रवर्धन अपने आप में अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है जिसके अंदर 3 कृत्रिम विधि है, ये पर्तन, कलम और रोपण। ये कोई जीव का नाम नहीं है। कायिक प्रवर्धन के अंदर ये 3 मेथड्स हैं, आर्टिफिशियल मेथड्स हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, पर्तन, कलम, रोपण, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग इंग्लिश में बोलते हैं। तो हाइड्रा प्रजनन करता है मूकलन द्वारा। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन का सीधा सा मतलब रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। फलों का पकना जो होता है रासायनिक परिवर्तन ही होता है, कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है, सीमेंट की सेटिंग ये भी रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इनमें से कोई नहीं है जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उनके पास समान क्रिस्टल संरचना है, गलत हो जाएगा। हम लोगों ने देखा था हीरे में 3D है जबकि ग्रेफाइट में 2D है। उनके पास समान डिग्री की कठोरता है, गलत हो जाएगा। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है जबकि जो ग्रेफाइट है फिसलनदार है, चिकना है। उनकी विद्युत चालकता समान है, गलत हो जाएगा। ग्रेफाइट कुचालक है ग्रेफाइट सुचालक है जबकि हीरा कुचालक है। दोनों कार्बन के शुद्ध रूप है, ये सही है। दोनों कार्बन के शुद्ध रूप है, दोनों कार्बन के अपरूप है। ये अंतर मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, फिर से चाहो तो पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन है। जो यांत्रिक ऊर्जा है, मैकेनिकल एनर्जी है, ये बराबर है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।